बाकी इस तरह के ऑपरेशन पहले इतिहास में कभी हुए हैं एयरफोर्स की तरफ से या सेना की तरफ से? मतलब कि आपने यहाँ बैठे बैठे बिना बॉर्डर क्रॉस किए, बिना उनका एयर स्पेस क्रॉस किए और आपने मार दिया? पहले इस तरह का एयर की तरफ से कोई एक्शन मेरी नज़र में नहीं है। तो मारा, घुस के मारा, अच्छी तरह से मारा, एंड एक गुड लेसन दिया है। वी हैव एवरी राइट टू शूट डाउन एनी एनिमी और एनी पर्सन हु इज कमिंग इनसाइड आवर बॉर्डर्स। अब लोग कहते हैं कि यार उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने सपोर्ट नहीं किया। हम सपोर्ट किया जाता, हम खुद ही बादशाह हैं अपने। हम जीत गए, ठीक है, हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, हमने सीज फायर भी कर लिया, लेकिन हर लड़ाई के कुछ सबक तो मिलते हैं ना। कि आप हमारे मोहल्ले में आए, हमको मार के चले गए, अब नहीं हो सकता। जगह भी अपनी होगी, टाइम भी अपना होगा, इक्विपमेंट भी अपना, हम सोच के करेंगे। आप सोचते रह जाएंगे। पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज रूल्ड बाय द आर्मी। आई डिड नॉट से डिफेंस सर्विसेज। राफेल का हमने इस्तेमाल किया कि नहीं किया? नमस्कार, सलाम, जय हिंद। मेरे कार्यक्रम अमरुद्दौला.com के खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। मैं विनोद अग्निहोत्री आपसे रूबरू हूँ एक नए मेहमान के साथ, हमेशा की तरह। तो आज हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आप आए, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम ही है जिस तरह से पहलगाम की घटना 22 अप्रैल को हुई थी, आज 22 मई है, करीब एक महीना हो गया उस घटना को। और इस बीच हमने, जैसा कि हमारी सरकार का एक संकल्प था कि हम इसका बदला भी लेंगे और आतंकवादियों को सबक भी सिखाएंगे, और सही निशाने आइडेंटिफाई करके हमको इनपुट मिला इंटेलिजेंस का। और जिस तरह एयरफोर्स ने 6 और 7 की रात को पहला अटैक किया, तो एज ए एयरफोर्स ऑफिसर आप इस पूरे जो कार्रवाई है सेना की, इसको किस हद तक, कितना कामयाब मानते हैं? मेरा सवाल मेरा थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन मैं एक सैनिक के, वायु सैनिक के जरिए जानना चाहता हूँ। हम सब तो मान रहे हैं बहुत कामयाब कार्रवाई रही, हमने उनके ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन एक सैनिक के नाते आपका क्या मूल्यांकन है? सबसे पहले विनोद जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। श्रोतागणों को भी हमारा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया इस बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। आपने शुरू में कहा कि आपने बहुत ढेर सारे सैन्य अधिकारियों को, जिसमें आर्मी के जो लोग हैं उनको बुलाया, उनसे बात किया, और अभी आपको एक एयरफोर्स, वायुसेना का पक्ष आप जानना चाहते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि जब हम लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, तो हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि हम वायुसेना के हैं, कि हम नेवी के हैं, कि हम आर्मी के हैं। हम ये देखते हैं हम भारतीय हैं, भारतीय सेना के हैं और इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इंसान, कोई भी इंसान लड़ना नहीं चाहता है। वॉर इज़ अ कॉस्टली एंड टफ थिंग। नो कंट्री, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हम किसी और देश से लड़ें। इससे नुकसान बहुत होता है, इकोनॉमिक बहुत नुकसान होता है, ह्यूमन लाइफ का होता है, ह्यूमन लाइफ का होता है, और देश कई साल पीछे चला जाता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब अपने इज्जत की बात होगी, जब अपने मान सम्मान की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, तब उसमें इकोनॉमिक और जान और नफ़ा नुकसान अपने लाइफ का कोई देखता नहीं है। और यही हमें सिखाया जाता है कि जब तक आप हैं, फोर्सेस में हैं, आप ट्रेन करिए, बिकम अ गुड सोल्जर, एक अच्छे सैनिक बनिए, एक अच्छे वायु सैनिक बनिए, एक अच्छे ऑफिसर बनिए और तैयार रहिए। और हम लोग तैयार थे। और जैसे ही हमें ऊपर से आज्ञा मिला, ट्रेनिंग तो होती है जी, प्लानिंग किया, और हमने, आपने पहला बोला घुस के मारा, तो मारा, घुस के मारा, अच्छी तरह से मारा, एंड एक गुड लेसन दिया है। ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कई बार भी मारा जाए तो लेसन सीखते नहीं हैं, एंड दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि वो शायद ना सीखें, बट अभी तो सीखे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और अच्छी तरह से सिखाएंगे, और अच्छी तरह से उनको हम अटैक करेंगे, जिस तरह से भी, चाहे इकोनॉमिक हो, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिप्लोमेटिक हो, जैसा भी हो, गवर्नमेंट जैसा भी हमें बोलेगी, जैसा भी आदेश देगी, हम तैयार हैं। और जहाँ तक वायुसेना का है, कि अगर मैं बोलूँ कि
कितना रोल था, तो आपने खुद ही बोला काफ़ी रोल था, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि काफ़ी रोल था इसमें। और हर लड़ाई में कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान पार्टिसिपेट करे। उस मौके को देख के, वो टारगेट को देख के, उस टारगेट के लिए, उस मौके के लिए कौन सबसे ज़्यादा सही है, हम उस वेपन का, उस सर्विस का, या उस पोर्शन ऑफ द सर्विस का हम यूटिलाइज करते हैं। और इस समय जो हमारे टारगेट थे, हम चाहते भी नहीं थे कि हम उनके बॉर्डर को क्रॉस करें। हम नहीं दिखाना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों को ख़त्म करना चाहते थे। तो जो बीमारी है उसको मिटाना चाहते थे। ये बीमारी मैं कहूँगा मिट नहीं सकती, कम हो सकती है, और हमें हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमेशा हमेशा, चाहे इंटेलिजेंस हो और या जो इनपुट्स मिलते हैं उसके ऊपर एक्ट करना हो, या अगर इंटेलिजेंस नहीं मिल पाया, इनपुट्स की कहीं कमी रह गई है और हमारे ऊपर अटैक किया गया, हमारे देशवासियों के ऊपर अटैक किया गया, तो हम कोशिश करें कि जहाँ से भी आता है, जहाँ से इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपने बड़ी सही बात कही कि जब हम लड़ते हैं तो उस वक्त ये नहीं होता कि हम वायुसेना है कि नौसेना है कि थल सेना है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि ये इस तरह का जो ऑपरेशन सेना ने किया हमारी, और इसके पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जब पुलवामा के बाद जो हुई थी, बाकी इस तरह के ऑपरेशन पहले इतिहास में कभी हुए हैं एयरफोर्स की तरफ से या सेना की तरफ से? मतलब कि आपने यहाँ बैठे बैठे बिना बॉर्डर क्रॉस किए, बिना उनका एयर स्पेस क्रॉस किए और आपने मार दिया? वरना पहले तो बॉम्बिंग के लिए एयर स्पेस क्रॉस करना पड़ता था ना। बात सही है। आजकल वेपन्स ऐसे आ गए हैं, सिस्टम्स ऐसे आ गए हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि पहले इस तरह का एयर की तरफ से कोई एक्शन मेरी नज़र में नहीं है। आर्मी की तरफ से LOC पे, बॉर्डर पे नहीं, LOC पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शेलिंग होती रहती है। जो हमें पता है कि आपके बैट टीम्स होती हैं, वो जाती हैं, अटैक करके वापस आ गई, या शेलिंग हो गई, आर्टिलरी शेलिंग हो गई, हैवी शेलिंग हो गई, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड व्हाट द कमांडर वांट्स एंड व्हाट इज़ द हायर डायरेक्शन, जो हमें हायर डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से। बट बालाकोट और जो सर्जिकल स्ट्राइक था उसके पहले हमें नहीं याद है। यस, हमें याद है कि काफ़ी सालों पहले उनका एयरक्राफ्ट आ गया था, हमने शूट डाउन किया था, आई थिंक गुजरात एरिया में, समवेयर देयर, कुछ ऑफिसर्स भी थे उनके थे, उनका हुआ था। बट दे हैव एंटर्ड, सी एनीबडी हु एंटर्स, कोई भी दुश्मन का, वैसे एंटर करने, कोई भी एंटर कर सकता है, गलती से एंटर कर सकता है। आपको बताया गया, वार्न किया जाता है, हमारे रडार्स कॉपी करते हैं, मेंटेन करते हैं उस एरिया को, देखते रहते हैं, उनको बताया भाई आप गलत आ गए हैं। हो सकता है कि बॉर्डर से भाई पायलट है, मिस्टेक हो गया, तो आप तुरंत अंदर जा जाते हैं। बट अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, यू डोंट टेक इवेसिव एक्शन की गोइंग बैक इमीडिएटली, वी हैव एवरी राइट टू शूट डाउन एनी एनिमी और एनी पर्सन हु इज कमिंग इनसाइड अ बॉर्डर्स। नहीं, अब जिस तरह की तकनीक आ गई है और जिस तरह इस बार जो हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, एक तरह से प्रयोग किया, जिस तरह हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, आकाश सिस्टम मिसाइल्स का किया, S-400 का किया, तो ये तकनीक मुझे लगता है कि एयर सुप्रीमेसी की दृष्टि से ये भारत की सेनाओं की एक बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है। अब आपको मैं जैसे बताऊं, 20-25 साल पहले आपने बहुत सुना होगा डॉग फाइट हुआ, आपने 71 की वॉर में सुना होगा, कितने हमारे वीर वायु सेना के अधिकारी डॉग फाइट में पार्ट लिए, साइबर जेट उनके एयरक्राफ्ट को उन्होंने गिराया। नेट हमारे थे, नेट और हंटर से सुपीरियर एयरक्राफ्ट नहीं थे, उनके सुपीरियर एयरक्राफ्ट, हमारी ट्रेनिंग अच्छी थी, हमारी ट्रेनिंग अच्छी थी, हमारे पायलट अच्छे थे, एंड एक जज्बा, मैं ये बोलने वाला था, एक जज्बा होता है। जब आप सही चीज़ के लिए लड़ते हैं तो जज्बा होता है, जब आप गलत चीज़ के लिए लड़ते हैं तो आप लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको बोला गया है। लेकिन जब सही चीज़, जैसे जब भारतीय जब लड़ता है, किसी से भी लड़ता है, वो चाहता नहीं है लड़ना, लेकिन जब लड़ता है तो वो सही चीज़ के लिए लड़ता है, कॉज सही होता है उसका। और ये जब हमने लड़ाई किया, ऐसा हमारा कॉज सही था। हम कितने हमारे सोल्जर्स, हमारे पब्लिक डेथ हो रही है, कितने मर रहे हैं लोग, ये लोग टेररिस्ट आते हैं, तो कोई लिमिट होता है। आप कब तक आदमी सहेगा,
कभी तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। एंड ये रिस्पॉन्स की हम एक माध्यम है, ऑर्डर हमें ऊपर से मिलता है। वी आर अ डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी द लीडर he decides whether we want to attack or we don't want to attack. The moment he says we are ready. As forces 24/7 year round we are ready. अच्छा ये बताइए कि जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इस और बार आप सॉरी एक आपने जो बात जैसे से आप जो एविएशन इंडस्ट्री है और फॉर दैट मैटर आर्मामेंट इंडस्ट्री है, हमेशा एवरी डे इट इज इवॉल्विंग, एवरी डे। पहले क्या होता था, अब जैसे आप बताए डॉग फाइट, फिर क्या हुआ, हम 15 किलोमीटर की मिसाइल से उनको मार सकते थे, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर्स, दिस इज इवॉल्विंग। यू जस्ट सी दिस टाइम वी हैव नॉट एंटर्ड देयर स्पेस एंड वी हैव हिट देयर टारगेट्स एंड फ्रॉम एयर, व्हिच इज वेरी गुड। घर में घुसे भी हो नहीं भी घुसे हो, मार दिया, मारा, ये भी कह सकते हैं। सो इट इज़ एंड विल कीप इवॉल्विंग। अगर मैं कहूँ या आप कहें कि अच्छा ये लिमिट है, नहीं, ये लिमिट नहीं है। अभी और हम आगे जाएंगे और नए चीज़ें ईजाद होंगी एंड वी विल ट्रेन अकॉर्डिंग टू दैट एंड वी विल यूज़ द सिस्टम्स, वी विल प्रोक्योर देम सिस्टम्स। एंड आज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर होना। आपने देखा 10 साल के अंदर काफ़ी कुछ बढ़ा, बिकॉज कोई और चॉइस नहीं है आपके पास। कल को कोई कंट्री कुछ आर्मेंट बनाती है, एंड टाइम पे आपको मना कर दिया, क्या करेंगे आप? नहीं लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे, लेकिन नुकसान होगा आपको, बिकॉज आपके पास है नहीं, पार्ट्स नहीं है। सो आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंट बनना बहुत 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 ही ज़रूरी है। एम्फसाइजिंग सो मच एंड यू विल से इन 15 years we will grow and it brings jobs, it brings security and it brings economic growth to the country. अच्छा जिस तरह स्टेटस तो जिस तरह का एक कोऑर्डिनेशन आपस में तीनों फोर्सेस के बीच में इस बार देखने को मिला, तीनों डीजीएमओज मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो काफ़ी इंटीग्रेटेड हमारा था सारा अटैक। ये पहले कभी इस तरह का इंटीग्रेशन हुआ है फोर्सेस के बीच में? कोई भी लड़ाई, छोटी बड़ी बहुत बड़ी, आप जब भी लड़ेंगे इंटीग्रेशन इज़ अ मस्ट। इस बार दिख गया आपको क्योंकि हमने प्रोजेक्ट किया। इसके पहले 71 आप सोच रहे हैं इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, बिल्कुल था। बिना इंटीग्रेशन के आप लड़ ही नहीं सकते। यू कांट फाइंड इट, यू कांट फाइट अलोन। तो हमको वो सीन बॉर्डर फिल्म का याद आता है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं लोंगेवाला में और वो जैकी श्रॉफ जो एयरफोर्स पर वो घड़ी देख रहे हैं कि जैसे सनलाइट हो हम लेके उड़े और उनको मारे जाकर के, क्योंकि उस वक्त हंटर जो है वो रात में उड़ नहीं सकते थे। ऐसा है कि जो फिल्म में दिखाया जाता है जो एक्चुअल होता है थोड़ा डिफरेंट फिक्शन, सी बिकॉज थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं लोग। पब्लिक विल नॉट अंडरस्टैंड, सो वी लेट इट गो। ओके, हाँ ये तो आपकी बात सही है कि वो इंटीग्रेशन तो होता ही है हमेशा। कारगिल में भी इंटीग्रेशन था, 65 और 71 में था। एक बात और है कि ये जो पूरा जो मसला हुआ, इससे हमको लेसन क्या मिला? हम जीत गए, ठीक है, हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, हमने सीज फायर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मान लिया। अब हमारी सेनाओं ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन हर लड़ाई के कुछ सबक तो मिलते हैं ना, कुछ लेसन्स मिलते हैं जो आगे हम वो गलतियां ना करें या तो इसमें भी कुछ लेसन्स मिले होंगे, क्या आपको लगता है? ओके, कोई जैसे आपने बहुत सही कहा कि लेसन मिलते होंगे। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा आपके एक सवाल पे। आपने बॉर्डर का कोट किया ना, कि रात में एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता था, और अभी क्या हुआ है? सारा काम ही रात में हुआ है। सी द प्रोग्रेस। सो व्हाट आई वाज, मैं पहले जो हिंट कर रहा था, जो पहले बता रहा था कि इट्स चेंजिंग एवरी 5 years, 2 years, 3 years, थिंग्स विल चेंज। पहले आप ड्रोन्स के बारे में सुनते नहीं थे, वो आप जानते नहीं थे। फिर आप बड़े बड़े ड्रोन्स थे, अब देखिए ड्रोन का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है। इस बार सारी लड़ाई ड्रोन से ही हुई, दोनों तरफ से। उनके ड्रोन्स भी आए, हमने उनको न्यूट्रलाइज किया, हमारे भी गए। तो ये तो है। अच्छा, दूसरा सबक ये है कि सबसे बड़ा सबक है जो हमेशा हर चाहे कभी, यू हैव टू बी ट्रेंड एंड ट्रेंड इन द लेटेस्ट टैक्टिक्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड लेटेस्ट वॉर फाइटिंग टेक्निक। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अच्छा 10 साल पहले मैं ये करता था तो आज भी वही मायने रखेगा, नहीं।
सो आपके जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने भी ये आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका एम यही रहेगा कि भाई कीप ट्रेनिंग, कीप थिंकिंग अहेड, कीप थिंकिंग अहेड। जब इससे पहले जब ये हो गया, उस एक दिन जिस तारीख हो उसके एक दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोग तो मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, हुआ ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हुआ। सो दिस मीन्स वी आर रेडी, वी आर ट्रेन्ड। सो दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, और आपके पास कितना है उसके पास, और कहाँ से मिल सकता है, अपना है कि बाहर का है। तो जब मैंने पहले बता रहा था आत्मनिर्भरता, तो जब आपके पास अच्छे इक्विपमेंट होंगे आप अच्छा लड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा फोर्सेस की तरफ से। एक एज अ कंट्री व्हाट हैव वी डेमोन्स्ट्रेटेड, वी मीन बिजनेस, वी कांट बी टेकन लाइटली। आप हमारे पास आके इज समथिंग लाइक, थोड़ा दो दैट एग्जाम्पल में, कि आप हमारे मोहल्ले में आए, हमको मार के चले गए, भाई भाई आप नहीं हो सकता। वी विल गिव इट बैक एंड गिव इट बैक नाइसली, एंड वी विल, जैसे कहते हैं ना राजकुमार डर की, जगह भी अपनी होगी, टाइम भी अपना होगा, इक्विपमेंट भी अपना, हम सोच के करेंगे। आप सोचते रह जाएंगे। बस पाकिस्तान को पता था होगा तो जरूर, बिल्कुल हमको ही पता था होता। और उस जिस दिन हुआ मैं उसमें कंट्री से बाहर था, पता सबको था कब होगा, ये सिर्फ हायर ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को पता होगा। एंड विच इज द करेक्ट थिंग, बिकॉज सी इक्विपमेंट के बारे में आपको पता है, आपको ये ऐसा ये नहीं है कि पाकिस्तान को पता है हमारे पास क्या इक्विपमेंट है, ओपन डोमेन होता है। तो ओपन डोमेन में हमें पाकिस्तान का पता, चाइना का पता, यूएस सबका इक्विपमेंट पता, क्या नहीं होता है, प्लान्स नहीं पता होते हैं, और मेरे स्ट्रेटजी नहीं पता होती, और मैं क्या करने वाला हूँ ये पता नहीं होता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बाकी तो सब ओपन है, बाकी ओपन है। मेरे पास अभी F-16 है, मेरे पास राफेल है, उसके इक्विवेलेंट ये है, स्कैल्प है, ये है, वो इतना किलोमीटर जाता है। टैक्टिक्स क्या है हमारे, ये नहीं पता होना चाहिए। वी कीप इट सीक्रेट। हमारे प्लान्स क्या हैं, वॉर प्लान्स क्या हैं, वी कीप इट सीक्रेट, वेरी 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 सीक्रेट। हाँ, लेकिन देखिए पाकिस्तान में तो जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। ये इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये दो चीज़ है। ये खींच है उनकी? नहीं, खींच नहीं है। ये आप ये देखिए, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का कुछ, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। और कि परसेप्शन मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एक्चुअली हुआ है, इवन अगर मैं आप मुझसे पूछें एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है पाकिस्तान का, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है इंडिया का, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। बट व्हाट यू हैव टू मैनेज द साइकोलॉजिकल पार्ट एंड द परसेप्शन मैनेजमेंट, ये होना चाहिए। आपने पूछा कि मुनीर जी को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया। सी, उनका country, the way it is ruled and the way our country is ruled. Our country is democracy. Everyone knows ऐसे होगा। हमारे जो लीडर्स हैं, ये है वो है। उनका क्या है, उनका आप देखें मार्शल लॉ हो गया, फिर कू हो गया, वो एक तरह से डरे रहते हैं। उनमें आर्मी रूल करता है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। Pakistan directly or indirectly is ruled by the army. I did not say defense services. आर्मी I am very clear about it. It's the army which is ruling Pakistan. कहते हैं ना कि Navy and Air Force वो अपने आप साथ लेके चलते हैं, because आपने देखा बिना Air Force का काम नहीं चल सकता। So कल को मुनीर साहब तो नहीं बोल सकते हैं कि भाई मुझे Air Force नहीं चाहिए। इसीलिए तो एयर मार्शल का भी टाइम बढ़ा दिया, एक्सटेंशन दे दिया उनके जो। तो कई बार होता है ना कि अब मुनीर साहब, हो सकता है, दिस इज माई कंजेक्चर, हो सकता है मुनीर साहब लड़ना चाहते हों और उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं भाई लड़ो मत, तो उनको एक क्या, अच्छा ठीक है तुमको फील्ड मार्शल बना दे भाई, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी और कंट्री का नुकसान भी नहीं होगा, बच जाएगा। तो ये कंप्रोमाइज भी हो सकता है। ये एक सोच है, ये हो सकता है। कहा जाता ना कि बाकी दुनिया में तो देश के पास सेना होती है, वहाँ सेना के पास देश है। आपने बोल ही दिया पाकिस्तान की। मैं यही मेरा कहने का ही मतलब था कि आर्मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्स द कंट्री, एंड उनके लोगों को पसंद है नहीं पसंद है मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि, बट दे आर ऑलवेज, व्हेन द टाइम कम्स, आप किसी भी पाकिस्तानी को नहीं बोलते देखेंगे कि मेरी आर्मी खराब है, मेरी गवर्नमेंट खराब है, कभी नहीं। डर है।
हाँ, डर भी है, डर ही है, दैट ही है। अदरवाइज कई बार आदमी, इट्स नॉट हालांकि- लाइक वी आर फ्री कंट्री, डेमोक्रेसी, वी कैन से एनीथिंग व्हाटएवर वी वांट। नहीं ठीक है, हम अपनी डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने तरीके से बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, हम हमारी आगे बढ़ रहे इकॉनमी हैं, देखिए आगे एकदम। बढ़ रहे हैं। आप देखिए हमने अटैक भी किया, हाँ, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि यार उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने सपोर्ट नहीं किया। अरे हम सपोर्ट किया जाता, हम खुद ही बादशाह हैं अपने। अच्छा ये बताइए कि इस पूरे अपने स्ट्राइक में हमारे जो सबसे आधुनिक जहाजी बेड़ा जो राफेल की बात होती है, राफेल का हमने इस्तेमाल किया कि नहीं किया, और अगर किया तो क्या सक्सेसफुली किया? इसको लेके एक कंट्रोवर्सी है। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। आपके पास वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड है, आप अपना एयर पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाउ विल यू नॉट यूज इट? हाउ विल यू नॉट यूज इट? आपके पास द बेस्ट एयरक्राफ्ट, और आप कब किसके लिए रखेंगे उसके, कौन सी लड़ाई के लिए रखेंगे आप? इसीलिए ये बिल्कुल यूज किया। एंड व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? किस तरह से यूज किया है, उनके क्रॉस तो हमने किया नहीं। 1965 और 1971 की लड़ाई में जिस तरह से थल सेना ने, मतलब था तो सबका मिला जुला, लेकिन एक क्रेडिट देने की जो बात होती है हमारी पूरी सेना को थी, लेकिन उसमें जैसे जब 71 की तस्वीर आती है, जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे हैं जनरल अरोड़ा के सामने, तो एक आर्मी की पिक्चर बनती है। लेकिन इस बार जो है, इस भले ही 3 दिन 4 दिन की लड़ाई हो, लेकिन इस बार तो सारा जो सिनेरियो बनता है वो बस वो एयरफोर्स का, हमारी मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स, हमारे एयरक्राफ्ट, उसका एक वर्चस्व ज़्यादा दिखता है। और मुझे लगता है खुशी की बात है देश के लिए कि हमारी एयर सुप्रीमेसी भी दुनिया के सामने आई। और एक बड़ी अच्छी बात, हम लोग इनविजिबल वॉरफेयर करते हैं, हम लोग इनविजिबल वॉरियर्स हैं। सी, जब एक्चुअल फुल फ्लेजेड वॉर होगी तो ग्राउंड पे तो सोल्जर होगा ना। आप नीचे से एयर का फोटो लेके नहीं दिखा सकते हैं ना, हम डैमेज कर सकते हैं सारा, सोल्जर ही करेगा। हाँ, वो उसको जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई व्हेन यू टॉक अबाउट 65 और 71 की वॉर करेंगे तो आपको साइन करते हुए और नियाजी ये वो सब दिखाई देंगे। बट उसके पीछे क्या हुआ है, एयर ने कितना पार्ट लिया, नेवी ने कितना पार्ट लिया, कितना उनको डिस्ट्रॉय किया है। बिकॉज अकेले, लाइक आई सेड, कोई भी नहीं ना। अब शॉर्ट स्मॉल वॉरफेयर, अब जैसे इसमें एयर ने सिक्योरिटी थी और सब कुछ किया, बट इन अ फुल फ्लेजेड वॉरफेयर इज कंबाइंड, होल कंट्री फाइट्स, होल कंट्री। आई एम नॉट सेइंग डिफेंस फोर्सेज ओनली, द होल कंट्री फाइट्स। आपके सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट ले लेते हैं, आपके ट्रेन्स, आपके सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग इज टेकन ओवर फॉर दैट कॉज टू फाइट दैट वॉर। बट यस, इस बार everyone is acknowledging कि the air has dominated. नहीं, बिकॉज कि बाकी जो लड़ाइयाँ थी वो अल्टीमेटली हमारी लैंड सुप्रीमेसी सामने आई थी, लेकिन इस बार एयर सुप्रीमेसी जो है, उस समय भी कोई भी लड़ाई होगी, it's 90-95% of the time, I may be wrong, one odd time, the air starts the war first. एयर स्टार्ट था। हाँ, वो तो 71 में एयर हाँ, स्टार्ट था, वही जब उनके जेट गिराए थे हाँ, हमने। तो एयर स्टार्ट, बट द फाइनली द आर्मी हैज टू टेक ओवर, बिकॉज आप यू आर क्रॉसिंग अ बॉर्डर। शुरू एयरफोर्स करती है और खत्म आर्मी करती है। Somewhere maybe a naval power which is very good, may a naval power also started, but majority of a country like us, air always starts the war. And जहाँ भी आप एयर को यूज नहीं करेंगे ना, judicious use जिसको कहते हैं, you will be at a little loss. Especially if the other party has got air power. अब अदर पार्टी पे लैंड ही है तो उसको ना एयर पावर यूज करें तो आप फिर भी जीत जाएंगे, नुकसान ज़्यादा होगा। बट इफ़ यू यूज द एयर पावर, योर लॉसेज आर लेस एंड द चांस ऑफ यू विनिंग द वॉर इज मच मोर। चूंकि ये जमाना जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एयर सुप्रीमेसी की तरफ दुनिया बढ़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ज़्यादातर लैंड पे ही लड़ा गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर सुप्रीमेसी और एयर स्ट्राइक जो है सब काफ़ी उनका रोल रहा। नेवी का भी था, क्योंकि वो सारी घटनाएं पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग जिस तरह से हुई वो सारा जो है, और उसके बाद लगातार एयर फोर्स का रोल जो है वो बढ़ता गया लड़ाइयों में, दुनिया में कहीं भी हो, भारत में भी हो। यूएस ने जितनी स्ट्राइक्स अभी हाल में पिछले दिनों की, चाहे वो इराक पे किया हो या अफगानिस्तान पे किया हो, वो शुरुआत एयरफोर्स से ही हुई बाद में, जैसा आपने भी कहा। तो हमें अपनी एयर सुप्रीमेसी को और इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट और
तरफ करें, या हम लोग भी उसमें किस तरह से उन इश्यूज़ को रेज करें जिससे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बताई है। एंड इट्स माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को पता है हमें एयरक्राफ्ट्स और चाहिए, हमें स्क्वाड्रन्स और चाहिए, हमें बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हमें चाहिए, मिसाइल्स, अदर एडी सिस्टम्स हमें चाहिए। हम इससे काम चला रहे हैं, बट टू बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू, वी आर इन नीड ऑफ एयरक्राफ्ट्स। एंड मैं इस बात को काफ़ी भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि नोइंग द प्राइम मिनिस्टर एंड जितना नॉलेज उनके पास है, जितना वो किस नज़रिए से हर चीज़ को देखते हैं उनको पता है। एंड हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। मे बी इसके बाद शायद गवर्नमेंट इस प्रोसेस को और आगे तेज करे, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़े हम जरूर पाकिस्तान से हैं, लेकिन पीछे तो चाइना था। जिस तरह इस पूरी उसमें जो मुझे लगता है, एक लेमैन के तौर पर, मेरा अपना एक जर्नलिस्ट के नाते मैं लेसन लेता हूँ कि आप देखिए पूरी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उनके पास, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट उनके पास, जिससे वो उन्होंने चेस भी किया हमारे एयरक्राफ्ट्स को, जो कहा जाता है जो चाइनीज़ उन जो सबसे मॉडर्न का एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स, ड्रोन सब चाइनीज़ है। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं चाइना उनके पीछे है। तो हमको अपनी तैयारी पाकिस्तान को ध्यान में रख के, चाइना को ध्यान में रख के करनी चाहिए। आप बहुत पहले अपने डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडीज जी ने कहा था, हाँ, बहुत पहले कहा अटल था, जी के टाइम में, हाँ, वाजपेयी जी के कि टाइम में। हमारा मेन एनिमी चाइना है। बट एक चाइना एक ऐसा एनिमी है कि है भी और नहीं भी है। हम ट्रेड भी है, $100 बिलियन का ट्रेड है, ट्रेड कर रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज हम ट्रेड कर रहे हैं हम तैयार नहीं रहेंगे क्या? रहेंगे। और हमारा एम क्या है? सी, अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को एम करके अपनी तैयारी करेंगे तो क्या फ़ायदा? कल को चाइना एज इट इज़ अ बिग कंट्री, चाइना बिग कंट्री है, उसके इक्विपमेंट बहुत हैं, ज़्यादा हैं, बेटर हैं, कुछ एक इक्विपमेंट्स बेटर हैं। तो हमें तैयारी तो उस हिसाब से करनी पड़ेगी ना। बिकॉज आपके दिमाग में, किसी कंट्री के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कब अटैक कर दे, किस बात पे अटैक कर दे, किस बात पे लड़ाई हो जाए, नहीं पता है। तो हम उससे पे तो नहीं बोलेंगे भाई हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। और जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारे वायुसेना के शीर्ष अधिकारी हैं और हमारे चीफ हैं, उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि हमें चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए। और उसके लिए ऐसा नहीं होता कि हम बोल दिया हमें चाहिए बस ख़त्म। एक तो गवर्नमेंट को आपको यू हैव टू कीप टेलिंग, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड फंड्स, ठीक है। अगर फंड्स नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड फंड्स। और अगर हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो जो कंपनी हमारे चीज़ों को बना रही है उसको भी आपको वो प्रेशराइज करना पड़ेगा, आपके साइंटिस्ट को प्रेशराइज करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि आई हैव कम एट 9 o'clock एंड आई पैक अप एट 5 o'clock, माई साइंस का मेरा जो मैं साइंटिस्ट हूँ काम खत्म। नहीं, मेरी कंट्री को ज़रूरत है, मैं 12 बजे रात में जाऊँगा, मेरे यस इफ रिक्वायर्ड 24/7 काम करूँगा। आप हमारे इसरो को देख लिए कितना आगे डेवलप कर चुका है, हमारे ही साइंटिस्ट है, हमारे ही लोग हैं। सो हमारे ब्रेन है, सब कुछ है। इट्स जस्ट दैट एक फोकस डालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई ज़रूरी है ये देखो हमारे कई क्या हुआ कि इतने सालों तक लड़ाई नहीं हुई तो लोग कहते हैं यार क्या जरूरत है। हाँ, सही। सी, बट यू नेवर नो, वॉर इज नॉट दैट कि गए मार्केट से गए खरीद लिया। नॉट ओनली बाइंग इक्विपमेंट, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड अनलेस द इक्विपमेंट इज देयर हाउ विल यू ट्रेन। सो आपने बहुत सही बात कही कि हमें ये सिखाता है ये वॉर से, एक तो हमें आगे रहना है, ठीक है, जो कर्व है, नॉलेज कर्व है, उससे हमें थोड़ा और आगे रहना है। जो इक्विपमेंट हैं हमारे पास उससे और आगे बढ़ के सोचना है और आगे बढ़ के डेवलप करना है। और उसके लिए हमारे जितने चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे जो कंपनीज़ हैं जो हमें स्टार्ट कर दिया उन्होंने बनाना, अब HAL ही है। HAL कांट से कि मैं आपको 5 एयरक्राफ्ट दूंगा, 10 एयरक्राफ्ट दूंगा। प्लीज हायर पीपल, बिल्कुल आप बनाइए, DRDO आप वर्क करिए। DRDO is working, they have given so many things, good things, they have come out so well in this yes। अच्छा, ये अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे तो वहाँ F-35 की बात हुई थी, जो अमेरिकन, तो हाउ डू यू रेट दैट एयरक्राफ्ट? To be very honest, I'm not an expert on that, but still whatever I know, बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका को खुद ही F-35 पसंद नहीं है।
and it has not a proven aircraft and it's very costly. very costly. ठीक है. So I don't mind. My country doesn't mind buying अब जैसे S-400 खरीदा है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन इफेक्टिव है. इफेक्टिव है, ये साबित हो So cost it is not only the cost. यूज इंपॉर्टेंट. कितना इम्पोर्टेंट यूज है और मैं उस पर खर्चा करूंगा तो उस पर कॉस्ट बेनिफिट कितना है मेरा, मेरी कंट्री को एज ए डिफेंस दिस थिंग कितना फायदा हो रहा है उससे. अगर F-35 मुझे आई एम जस्ट सेइंग आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइसेस बट सपोज F-35 की जगह मुझे 3 रफेल मिल जाते हैं तो आई से गिव मी 3 मोर रफेल्स बिकॉज हम आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड अटैक सम अदर कंट्री इन अफ्रीका ना. या हमारे तो जो दुश्मन है वी आर नॉट दैट ऑफ नो वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ माइंडसेट आल्सो. व्हाई शुड वी हम अपना खुद रहना चाहते हैं, ठीक से रहना चाहते हैं, क्यों लड़ाई करेंगे किसी से. लेकिन अगर आप हमारे ऊपर बोझ डालेंगे, लड़ाई का बोझ डालेंगे तो हम पीछे भी नहीं रहेंगे. तो ये सब चीज़ों को सोच के करना. आई डोंट थिंक लेकिन F-35 हो गया, इवन F-16 वो बोल रहे थे कि सारी असेंबली लाइन यहीं ले लो, बट माई गवर्नमेंट एंड माई लीडर्स आर टफ. और आपको बताऊं मैं लेह कमांड कर रहा था 2010 में तो सारे ट्रायल्स उनके हुए थे. F-16 हुआ था और सू और रफाल सब आ रहे थे. ऑल द 6 एयरक्राफ्ट जो लाइन में थे वो सब आए थे टेस्ट करने के लिए वो. एंड हम अपने एक सीनियर ऑफिसर थे उनके साथ तो हमने उसमें F-16 को मना कर दिया था. एक तो टेक्नोलॉजी बहुत पूरी है, आप कितना भी अपग्रेड कर लीजिए ना जी, बहुत 50 साल पुराना एयरक्राफ्ट है और वो अपना बोझ हमारे ऊपर डालना चाहिए. उनको तो बेचना है. हाँ उनको बेचना है, हमें देखना है कि कौन सा. और मैं F-16 क्यों लूँ, पाकिस्तान के पास F-16 है, उसको पता हर चीज़ हमारे बारे में, क्यों लूँ मैं F-16, सारी टेक्नोलॉजी उनको मालूम है तो हम उस पे मैं क्यों लूँ F-16. अरे इतना पुराना एयरक्राफ्ट है, इतना पैसा हम दूसरा लेंगे. तो एक ऐसे इंसिडेंट बता रहा हूँ कि हमने उसमें मना कर दिया था और US गए थे हम लोग. तो एयरपोर्ट पे उतरे इमिग्रेशन के बाद तो हमारे एक सीनियर ऑफिसर थे, उनसे किसी ने पूछा भाई क्यों आप F-16 क्यों नहीं ले रहे हैं, इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है ना ये वो. उनको पता चला हम इंडियन है और फोर्सेज वाले हैं. तो ही गेव अ वेरी डिप्लोमेटिक रिप्लाई, भाई वी आर नो वन टू डिसाइड, माय गवर्नमेंट डिसाइड्स. तो दे आर इन देयर कंट्रीज आल्सो इंटरेस्टेड कि भाई ये लोग ले लें, बिकॉज अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज इकोनॉमिक्स एंड यूज. नहीं उनके लिए तो उनके लिए भाई तो वो तो बेचना चाहेंगे, वो तो प्रॉफिट है, बना रहे हैं इसलिए. जितना प्रॉफिट होगा तो अब हम धीरे धीरे बना रहे हैं. हमारे तेज एयरक्राफ्ट जैसे जैसे प्रूव करेंगे, हमारा ब्रह्मोस ने प्रूव किया, लोग लाइन लगाए हुए हैं. बिल्कुल. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आपकी इकोनॉमी बढ़ी. हम तो यही चाह रहे हैं ना. हाँ. आदमी क्यों अपना डिफेंस क्यों रखना चाहता है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग कंट्री हूँ. पीपल शुड नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड. ठीक है. तो अगर मेरे बिना डिफेंस के ही कंट्री आगे बढ़ती रही तो सब लोग ऐसे कर लेते. अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि हमारी जो डिपेंडेंस रही है रशियन इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा रही है शुरू से, इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की, या मिग और ये सारे जो फाइटर प्लेन्स. मिराज तो फ्रेंच का था, फ्रांस का, और मिग तो रशियन ही था. अभी हाँ अभी ये सुखोई. तो कैसा लगता है आपको रशियन इक्विपमेंट जो हैं हम ज़्यादा यूज टू हैं उनको लेकर के, और वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद हैं, या हमको ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड रशिया हमारा है. मैं यही बोलने वाला था. ऐसा है कि जब आप बाहर जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं. एक तो इक्विपमेंट कैसा है, ठीक है. दूसरा आपके पास जेब में पैसा कितना है, ठीक है. और तीसरा भरोसा होना चाहिए. आज से 15 साल बाद अगर उस इक्विपमेंट को कुछ होता है तो क्या ये कंट्री मुझे मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, वो मुझे वो सिस्टम्स अपग्रेड्स ये सब देगी कि नहीं देगी, या लास्ट में भैया हमारे पास नहीं है. सो अगर आप हर चीज़ देखेंगे तो आपको रशिया और इजराइल ये 2 कंट्रीज़ हैं हु हैव ऑलवेज साइडेड विद यू. ठीक है. और पहले तो अमेरिका के लोग तो पूछते ही नहीं थे हमें देने की बात छोड़िए. सपोज हमारा पैसा होता भी तो पूछते नहीं थे, तो हमें देता कौन था, रशियन देता था. अच्छा, ऐसा भी नहीं कि रशियन हम खराब इक्विपमेंट ले रहे हैं. हाँ, वो अपना बेस्ट इक्विपमेंट है, बेस्ट एंड दे आर गुड, दे हैव प्रूवन देयर वर्थ. अब S-400 तो उन्होंने ही दिया, सुखोइस ने, दे हैव प्रूवन देयर वर्थ. सो हम प्रूवन वर्थ है, मेरे फ्रेंड है, मुझे आगे चल के भी वो इक्विपमेंट देगा, मेरा साथ डिप्लोमेटिकली हमारे साथ रहेगा, तो हम क्यों नहीं करें. बिल्कुल. एंड सपोज आई एम जस्ट सेइंग 5-10% ऊपर नीचे हुआ
हमारे पायलट्स हैं, हमारे इक्विपमेंट, हमारे टेक्नीशियंस हैं, मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लेंगे, वो तो इतना they will भरोसा come तो out हमने trumps. अपने हिंदुस्तानी They will come out trumps, डाउट ही ना, चाहे ट्रम्प दें चाहे ना दें, लेकिन हमारे बंदे they will come out trumps. नहीं बिल्कुल, उन्होंने तो हमेशा जो है, लेकिन हमें मुझे लगता है कि फॉरेन उसके साथ साथ जो हमारा अपनी टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है और कोशिश भी हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो उस तरफ भी देश बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और वो भी भविष्य में मुझे लगता है आने वाली चुनौतियों के लिए एक निपटने में हम सक्षम होंगे उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। आज किसी ऐसे में बात कर रहा था, यार हमारे इक्विपमेंट अच्छे नहीं हैं और बाहर, मैंने ठीक है इक्विपमेंट अच्छे नहीं हैं, शुड वी स्टॉप, हम क्या बंद कर दें? यही चीज़ हमने 10 साल पहले शुरू किया ना, यही चीज़ हमने 20 साल पहले शुरू किया था, 25 साल पहले शुरू किया था। अगर आज भी नहीं शुरू करते, आज से 10 साल भी बाद शुरू करेंगे तो भी वही हाल होगा। शुरुआत तो कहीं तो करनी पड़ेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड लाइक आप अभी बात कर रहे थे कि हम रशिया, ऐसा नहीं है कि हम रशिया से खरीदते हैं। जैसे हमने बोला कि 6 एयरक्राफ्ट आए थे फाइटर्स, जब हम खरीद रहे थे 120 से 129 फाइटर्स खरीदने का हमारा प्लान था। हाँ, तो उसमें 126 था, नहीं उस राफेल खरीदने से पहले 6 एयरक्राफ्ट आए थे, और सैप भी आया था, F-16 आया था, F-18 आया था, रशिया का भी एयरक्राफ्ट आया था। नो, ट्रायल में आई वाज कमांडिंग ले, हाँ ले कमांड कर रहा था, सारे 6 एयरक्राफ्ट आए थे, तो उसमें भी रशिया मेरा दोस्त था, अभी भी दोस्त है, लेकिन लिया हमने कौन सा? राफेल, क्योंकि हमें लगा कि हमें ये चाहिए, ये बेटर एयरक्राफ्ट है, और ये हमने लिया, खर्चा किया, एंड इट हैज प्रूवन द वर्थ। बिल्कुल, जो हमने खर्चा किया है, जो हमारा फैसला था वो साबित हुआ कि सही फैसला था, और इसीलिए शायद अभी और भी भारत सरकार ने राफेल्स का ऑर्डर दिया है। अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन देंगे जरूर। नहीं, अभी पिछले दिन जब प्राइम मिनिस्टर देंगे, हाँ, इट्स लॉजिकल ना। अब आप 10 एयरक्राफ्ट ये ले लीजिए, 10 वो लीजिए, हर एयरक्राफ्ट के लिए, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे अदर थिंग्स हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब अलग होता है। तब आप 10-10 एयरक्राफ्ट लेके और 15 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, 15 तरह के वो अपने टेक्नीशियन को तैयार करके, इससे अच्छा जो बेस्ट एयरक्राफ्ट हो, 2, 3, 4 तरह के एयरक्राफ्ट लीजिए, उनको अच्छी तरह ट्रेन करिए, एंड आपके पायलट्स भी अच्छे ट्रेंड होंगे, आपके टेक्नीशियन भी अच्छे ट्रेंड होंगे, एंड आपका थोड़ा खर्चा कम आएगा। चॉपर्स में भी हमने काफ़ी एडवांस चॉपर्स लिए हैं अभी, लिए हैं, वो जैसे अमेरिका का हमें अपाचे लिया हुआ है, कॉम्बैट वो हेलीकॉप्टर्स हैं, बट हमारे चॉपर्स, मेजॉरिटी ऑफ द चॉपर्स आर फ्रॉम रशिया, एंड जो इनकी Mi-17 क्लास के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वर्ल्ड ओवर दे द बेस्ट, इनके कंपैरिजन में कोई है नहीं। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको ये बेस्ट हेलीकॉप्टर्स आपको मिलेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी है, उसको आर्मेंट रोल में भी यूज़ कर सकते हैं, और कितनी देर तक कोई एयरक्राफ्ट, ये भी देखा जाता है ना कि कितनी देर तक चल सकता है, और किस तरह की टेरेन में चल सकता है। हमारे यहाँ तो चूंकि अपना जो पूरा आप, हमारे यहाँ नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो, आप पहुँच जाइए राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर है, आप पहुँच जाइए ग्लेशियर में -50 है, तो कोई आदमी एयरक्राफ्ट बना ही नहीं सकता है। कोई भी आदमी, कोई भी इंजीनियर, कोई भी साइंटिस्ट ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता है, तो जो सबसे, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अच्छे पायलट होने होते हैं, और हमारी कंट्री के पायलट्स बहुत अच्छे हैं, जो +50 में भी ऑपरेट करते हैं, चाहे फाइटर हो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हो, और ग्लेशियर में भी ऑपरेट करते हैं, -50 में भी करते हैं। एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी, आपसे एक चर्चा को कंक्लूड करने पर एक सवाल और करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ। इस पूरी लड़ाई के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा? वो अपनी तैयारी भी कर रहा होगा, उसको एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिला है, शायद जो सीज फायर उसने रिक्वेस्ट की करने की, शायद एक बड़ा रीज़न ये भी रहा होगा कि वो ब्रीदिंग स्पेस भी चाहता होगा, क्योंकि जिस तरह हमने उसके पहले तो उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जब उसने रिटेलिएट किया तो हमने फिर उनके जो सैनिक ठिकाने थे उन पर भी हमने उनको बता दिया कि हम यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ तक नूर खान एयरबेस तक हम पहुँच गए, रहीम यार खान का वो भी नष्ट किया सारा। तो अब वो ब्रीदिंग स्पेस तो मिल गया उसको, तो इसमें वो फिर और तैयारी करेगा, तो उसको देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए? ओके, सही आपने बोला कि ब्रीदिंग स्पेस वाली बात छोड़ देते हैं। आपने पूछा कि करेगा कि नहीं करेगा। किसी भी कंट्री को अपने कंट्री के लोगों के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में, अपने होल पूरा सिस्टम को सोच के ही एक्शन लेना पड़ता है।
अब उसके पास इजी ऑप्शन क्या है, 4 टेररिस्ट भेज दिए, 4 उधर भेज दिए, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो तो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी। ठीक है, और उसको हमारे इंटेलिजेंस और हमारे सोल्जर्स हैं और हमारे जो रॉ हैं, सिक्योरिटी फोर्स हैं, BSF से जो भी हो, जो भी है, उनको वो अपना मिल के अपने इंटेलिजेंस शेयर करके उसको जिस तरह से रोकना हो रोकेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। वो तो एक बात होगी। अब बात आ गई वॉर वाली बात है। ठीक है, वॉर से उनको अचीव क्या कर पाएंगे वो? अगर वॉर से अचीव कर सकते कि हमको बहुत नुकसान पहुंचा दिया, हमारी कंट्री बहुत पीछे चली गई और उनका नाम बहुत हो गया, तब तो समझ में आता है कि चलिए भाई इट इज़ वर्थ इट। तो कर तो पाएंगे नहीं। तो आपके पास आप 1 बिलियन के लिए आप IMF के पास यू आर गोइंग बेगिंग फॉर $1 बिलियन। दे आर इंडस्ट्रीज आउट हियर हु स्पेंड $1 बिलियन अपने मौज मस्ती के लिए। सो व्हेन यू कंपेयर कर रहे हैं तो विल ही डू इट? He will not do it. It's my reading. He will not do it because उसको अचीव नहीं करता है कुछ। वो उस पे ही करेगा टेररिस्ट वाला जो बिकॉज लड़के आर्मी से लड़ नहीं सकता है, हम उससे बहुत अच्छे हैं। हमारे नेवल उससे लड़ नहीं सकता है, बहुत ही अच्छे हैं। हमारे एयर पावर से वो लड़ नहीं सकता, बहुत अच्छे हैं। तो इकोनॉमिकली हमसे लड़ नहीं सकता है, बहुत अच्छे हैं। उसके पास ऐसा कोई ऐसी घुंडी नहीं, जैसे हमने हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी का वो है कि हम बंद कर दिए, दबा दिया। उसके बाद क्या है कि हमको दबा देगा? कुछ है नहीं। वो चाइना से मिलकर कुछ कर सके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो हम अलग देखेंगे, वो हमारी डिप्लोमेटिक वे में और अपने कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने में वो अलग से देखेंगे। बट पाकिस्तान पे ऐसा क्या चीज़ है जो हमको दबा सकता है? कुछ नहीं है, नथिंग अदर देन टेररिस्ट। कब तक भेजेगा टेररिस्ट? उसको ये लगे कि 100 टेररिस्ट भेज के हमारे 500 लोगों को मार दिया और उसकी कंट्री ख़राब हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई, इज इट वर्थ इट फॉर हिम? इट्स नॉट वर्थ इट। सो ब्रीदिंग स्पेस और नो ब्रीदिंग स्पेस, ऐसा है नहीं कि हमने आपको बता दिया अच्छा आप तैयार होकर आ रहे हैं सेकंड राउंड लड़ने के लिए। भाई सेकंड राउंड लड़ने के लिए तभी आदमी आएगा कि जब आपको पता है कि हम चांसेस हैं हमें कुछ आपको नुकसान रिचर्ड। दे डोंट अचीव एनीथिंग, इट विल फूलिशनेस। सो इफ समबडी वांट्स टू बी फूलिश, वील डील विद हिम, वील अगेन सॉर्ट हिम आउट। आवर कंट्री इज केपेबल। और हमारे उसमें कुछ पास ऐसा भी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी ऐसी है कि पीछे चले जाएगा, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। There is no we shouldn't be bothered about this thing. No breathing space, no breathing space. आप जो करना हो करो, we are ready. इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले आपसे चाहेंगे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, नए बच्चे हैं, वो मोटिवेट हों एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, नेवी ज्वाइन करने के लिए, ताकि देश की सेनाओं को अच्छे नौजवान और मिल सकें। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए जिससे। देखिए, मोटिवेट करने के लिए आदमी किस लिए जीता है? इज़्ज़त के लिए, और चाहता है उसका नाम हो। ठीक है, एंड जो सर्विस दे सकती है वो कोई भी कॉर्पोरेट नहीं दे सकता है। पैसा इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, पैसा इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी डिफेंस इतना अच्छा पैसा देती है। अगर मान लीजिए कोई कहता है मुझे भाई आप भूखे तो नहीं रह सकते हैं, तो पैसा भी अच्छा डिफेंस देती है, आपको इज्जत भी देती है, नाम भी देती है, रिस्पेक्ट भी देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं और रेडी हूँ। एंड आपको थैंक यू, आपके पब्लिकेशन को थैंक यू, अमर उजाला को थैंक यू। ये थे AVM अनिल तिवारी जी, जिनके साथ हम बात कर रहे थे भारतीय वायुसेना को लेकर के, उसकी भूमिका को लेकर के, उसकी बुलंदियों को लेकर के, उसकी तैयारी को लेकर के, और जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया उस पर हम बात कर रहे थे। अगले प्रोग्राम में, अगले कार्यक्रम में खरी बात पे फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।